नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग नेमा अपने इस यूट्यूब चैनल को लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आशा करूँगा आप सभी कुशल से होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम सेक्शन 194 क्यू और रिलेटेड कुछ एक दो छोटे छोटे सेक्शंस हैं जिनको लेकर एक छोटे से वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम सेक्शन 194 क्यू को पहले उठाएंगे। ये जो सेक्शन है ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ है। ये सेक्शन गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कवर करेगा। यहाँ ये ऐसे पर्सन्स पर एप्लीकेबल होगा जिनका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक होगा। इवन अगर पिछले साल .10 करोड़ भी उनका टर्नओवर रहा है तो ये सेक्शन उन्हें हिट नहीं करेगा। अगर पिछले साल का मतलब अभी हम करेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 पर हैं। पिछले साल का मतलब होगा फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में जिनका टोटल टर्नओवर मतलब टोटल सेल अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो ही सेक्शन 194 क्यू उनके ऊपर लागू होगा। अगर टर्नओवर कम है तो ये सेक्शन उनके लिए नहीं है। ओके, इसके अलावा ये ऐसे ट्रांजैक्शंस को कवर करेगा, ऐसे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को कवर करेगा जिनमें वैल्यू 50 लाख रुपए से 50 लाख से अधिक है। इसे हम समझते हैं से मिस्टर ए हैं जो मिस्टर बी से कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं। ओके, यहाँ मिस्टर ए बायर हैं। अगर उनका फाइनेंशियल ईयर 2021 का टर्नओवर 10 करोड़ से एबव है तो ही उन्हें सेक्शन 194 क्यू को लेकर चिंता करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। ओके, दूसरा एस्पेक्ट, अभी यहाँ ये मिस्टर बी से जो गुड्स परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 50 लाख रुपए से कम है तो जनरल मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। थोड़ा ये 50 लाख का कैलकुलेशन हमें समझना चाहिए। देखें, पहली बात हमें नहीं भूलना है कि ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से ही लागू है। मतलब अगर हमारे ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो 1 जुलाई से पहले हुआ है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात से यहाँ मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में 1 जुलाई 2021 से पहले 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। मिस्टर ए मिस्टर बी से 20 लाख की वैल्यू का माल खरीद चुके हैं। ओके, अभी वो मिस्टर बी से 40 लाख का माल परचेज करते हैं। वो 1 जुलाई 2021 के बाद से 14 जुलाई 2021 को फर्दर 40 लाख का माल परचेज करते हैं। क्वेश्चन है कि क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्यूमुलेटिवली एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ किया जाने वाला क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन 50 लाख से अधिक है तो ये सेक्शन हिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, आप देख सकते हैं कि पहले 20 लाख का ट्रांजैक्शन था इंडिविजुअल वैल्यू, दूसरा था ट्रांजैक्शन 40 लाख का था। इंडिविजुअली दोनों की वैल्यू 50 लाख से कम थी, लेकिन चूंकि क्यूमुलेटिवली ये वैल्यू 50 लाख क्रॉस कर जाती है ये सेक्शन हिट करेगा। ओके, कुछ 2-3 एग्जांपल्स हम और देख सकते हैं यहाँ पर से। यहाँ 1 जुलाई से पहले कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 1 जुलाई के बाद कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एंड सिमिलर से कॉमन पर्सन्स के बीच में ये दो चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी। देखें, से ऐसा हो सकता है मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में 1 जुलाई से पहले 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है। मिस्टर ए मिस्टर बी से 1 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू के गुड्स 1 जुलाई से पहले ही खरीद चुके हैं। अभी वो से 2 जुलाई को इनसे 1 लाख रुपए का परचेज करते हैं। क्वेश्चन है क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिवली वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मिस्टर बी से इस पर्टिकुलर डेट से पहले से 1 रुपए का भी माल ना खरीदा। अभी पहला ट्रांजैक्शन वो कर रहे हो 40 लाख का। क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। से 2 जुलाई को उन्होंने 40 लाख का एक ट्रांजैक्शन किया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 40 लाख के गुड्स परचेज किए। सेक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं होगा।
उसके बाद से उन्होंने 10th ऑफ जुलाई को इनसे फर्दर 20 lakhs की वैल्यू के गुड्स परचेज किए, सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन क्यूमुलेटिवली 50 lakhs क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर मैं अगर इसे सम अप करूँ तो पहली चीज़, ट्रांजेक्शन्स को दो व्यक्तियों के बीच में देखना है। ऐसा हो सकता है यहाँ मिस्टर ए मिस्टर सी से कुछ गुड्स और परचेज कर चुके हों, से उन्होंने मिस्टर ए से 40 lakhs के गुड्स परचेज किए हों, मिस्टर सी से 20 lakhs के गुड्स परचेज किए हों। ओके, टोटल मिस्टर ए की परचेज भले ही 50 लाख से ज़्यादा की है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 to 1 इंडिविजुअली ए के बी से किए जाने वाले ट्रांजेक्शन्स अगर 50 लाख से ऊपर के हैं, सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ए के सी से ट्रांजेक्शन्स अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो इस बीच में सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हो सकता है ए के बी के साथ किए जाने वाले ट्रांजेक्शन 50 lakhs से ज़्यादा हो, लेकिन ए के सी के साथ किए जाने वाले ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा ना हो, सेक्शन ए बी के बीच में एप्लीकेबल हो रहा होगा, ए और सी के बीच में एप्लीकेबल नहीं हो रहा होगा, भले ही मिस्टर ए का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड एक दो चीज़ें और हैं जो हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि से मिस्टर ए अपने बिजनेस में नए हैं, उनका इस साल बढ़ते हुए टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर जाता है, लेकिन हाँ चूंकि उनका ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, उनका पिछले साल का टर्नओवर 0 था। क्वेश्चन है क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? आंसर है इस साल एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, इसी तरह से एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है हमारे कुछ से प्रॉपर्टी डीलर्स हैं क्लाइंट्स में, जिनका एक क्वेश्चन था कि साहब हम ज़मीन की खरीदी बिक्री करते हैं या हम बिल्डर हैं, हम घर बनाकर बेचते हैं, हमारा एक घर की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की हो जाती है, पिछले साल का हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से वैसे भी ऊपर था, क्या ये सेक्शन हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। Why? Because this section is applicable only if the subjected transaction is in goods and goods are being defined by Sales of Goods Act। यहाँ केवल और केवल मूवेबल आइटम्स ही कवर किए गए हैं, इमूवेबल आइटम्स को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। ओके, तो अभी हम और स्पेसिफिक होकर बात करें, हमने देखा कि ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल कब होगा, एप्लीकेबल कब नहीं होगा। ओके, अब अगर एप्लीकेबल होगा तो कितना टीडीएस करना है, ये क्वेश्चन आता है। ध्यान दें, से इनका ए और बी का 1 जुलाई 21 से पहले 40 लाख का ट्रांजेक्शन हो चुका था, ए बी से 40 lakhs का माल खरीद चुके थे। अभी वो से 3 जुलाई को इनसे 20 लाख रुपए का माल और खरीदते हैं। सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, सेक्शन एप्लीकेबल है। ओके, किस अमाउंट पर टीडीएस करना है? आंसर इज वो वैल्यू जो 50 lakhs से अधिक की है। मतलब इस केस में टोटल ट्रांजेक्शन 60 का हो चुका है, 40 पहले 20 अभी, लेकिन पूरे 60 का टीडीएस नहीं होना है, यहाँ केवल और केवल 10 लाख का टीडीएस होना है। हाँ, इसके बाद हो सकता है इनके बीच में से 20 lakhs का ट्रांजेक्शन और हो तो उस पूरे 20 पर होगा, क्योंकि अब 50 से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में जितना होगा एक सिंगल पर्सन के साथ उस पर आपको टीडीएस करते जाना है। क्लियर? जैसे दूसरा एग्जांपल लें, अगेन ए और बी का 1 जुलाई से पहले 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो चुका था, अभी वो उन्हें 5 लाख का और बिल करते हैं, मतलब एक 5 लाख की परचेज और की जाती है। बाकी सारे एस्पेक्ट सेटिस्फाई हैं, टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल है। क्वेश्चन है किस अमाउंट पर डिडक्शन होगा? आंसर है पूरे 10 लाख पर, क्योंकि अभी जो 50 lakhs वाला क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई है। भले ही 1 करोड़ का पहले और 10 का ये मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या 60 lakhs पर टीडीएस करना है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई के पहले वाले ट्रांजेक्शन इस सेक्शन के परव्यू से बाहर रखे गए। इसके बाद का वो अमाउंट जो 50 से क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेते हुए, क्यूमुलेटिव ली चीज़ों को लेते हुए, वो अमाउंट जो 50 lakhs से ज़्यादा का है उस पर आपने टीडीएस करना है। ओके, तो ये एक एस्पेक्ट था जो हमें समझना था। अभी इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आपने टीडीएस कब करना है?
ओके, यहाँ पर समझिएगा जो सेक्शन हमसे एक्सपेक्ट करता है वो करना है, वो कहता है हमसे कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री पास करनी है या जब आप पेमेंट कर रहे हैं, इनमें से जो भी इवेंट पहले होगा आपने टीडीएस कर लेना है। ओके, थोड़ा समझने वाली बात होगी यहाँ पर। यहाँ मैं एक एस्पेक्ट और है जिसे लेना चाहूँगा, यहाँ दोनों को फिर हम मर्ज करके देखेंगे। देखें, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि से जब हम परचेज करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ होता है, तो क्या जीएसटी के अमाउंट पर भी टीडीएस किया जाएगा? जैसे अगर जो एक्सेस अमाउंट था वो 10 लाख का था और उस 10 लाख में से 9 लाख वैल्यू ऑफ गुड्स का जुड़ा हुआ था और 1 लाख रुपए जीएसटी का था। क्वेश्चन है कि क्या टीडीएस 9 लाख के ऊपर होगा या फिर पूरे 10 लाख का होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर हम जो टीडीएस कर रहे हैं वो क्रेडिट बेसिस पर, मतलब बुक एंट्री ऑफ परचेज बेसिस पर कर रहे होंगे तो हमें 9 लाख पर करना है, क्योंकि हमारी इन ट्रू सेंस परचेज 9 लाख की है। जो 1 लाख एक्स्ट्रा है वो तो हम जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट में ले जाते हैं जिसका आगे हमें क्रेडिट मिलता है, वो बेसिकली हमारी परचेज नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, अगर हम पेमेंट बेसिस पर टीडीएस कर रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि टीडीएस आपको बुक एंट्री या पेमेंट विचएवर इज अर्लियर बेसिस पर कर लेना। ऐसा होता है बहुत बार कि हमने अपने सप्लायर को, जिससे हम माल परचेज करते हैं, उसे एडवांस दिए। ओके, अगर वो अमाउंट ऑफ एडवांस 50 लाख से ज़्यादा के हैं या क्यूमुलेटिवली 50 लाख से ज़्यादा के हैं तो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अब वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एडवांस है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जीएसटी का एलिमेंट कितना है। यहाँ ध्यान में रखना होगा कि हमें उस पूरे अमाउंट पर बिना जीएसटी और वैल्यू ऑफ परचेज बाइफरकेट किए पूरे अमाउंट पर टीडीएस करना होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पर आएंगे, कितना करना होगा। जो टीडीएस हमें करना होगा वो 0.1% पर करना होगा। इस परसेंटेज को हमें ध्यान में रखना है। इट इज अ मीगर परसेंटेज, दैट इज 0.1%। ओके, जो भी अमाउंट ऑफ टीडीएस आएगा वो कैसे आएगा? इट इज सिंपल फॉर्मूला। जो अमाउंट होगा जिस पर आपने टीडीएस करना है से 10 लाख रुपया है, रेट ऑफ टीडीएस इज 0.1%, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो अमाउंट आता है उतना आपने डिडक्ट करना है एंड डिपॉजिट करना है। ओके, डिपॉजिट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑन मंथली बेसिस, मंथ एंड होने से विद इन 7 डेज। अगर मार्च के मंथ में आपने टीडीएस किए हुए हैं तो नॉर्मली जिस तरह से आप दूसरे टीडीएस जमा करते हैं बाय 30th ऑफ अप्रैल, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। अभी इससे रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं जिनकी वजह से शायद कुछ हद तक सेक्शन 194Q जो अदरवाइज बड़ा सिंपल सा सेक्शन है कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, सेक्शन हम अगर रिफर करें तो सेक्शन 206AA से मुझे लेना चाहिए। ये सेक्शन अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है, ये अपना पूरा कलर 194Q से लेता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर आपको 206AA, आई एम रिपीटिंग, ओके, ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने किसी ऐसे पर्सन से परचेज करनी है जिसने आपको अपना पेन अवेलेबल नहीं कराया है तो इंस्टेड ऑफ 0.1% यू हैव टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। सिंपल, मतलब अगर सामने वाले ने अपना पहले तो देखें ये सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है, आपने टीडीएस करना है या नहीं करना है ये पहले चेक करें। अगर करना है तो देखें क्या उन्होंने आपको अपना पेन दिया है। पेन दिया है तो 206AA कवर नहीं होगा, आपने 0.1% से टीडीएस कर लेना है। ओके, अगर उन्होंने अपना पेन अवेलेबल नहीं कराया है तो फिर आपने 206AA की वजह से 5% से टीडीएस करना है। क्लियर? यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि अदरवाइज जो पेन ना प्रोवाइड करने की वजह से 20% की रेट एप्लीकेबल होती है, उससे यहाँ छूट दी गई। यहाँ पर पेन ना प्रोवाइड करने पर 5% का रेट एप्लीकेबल होगा। ओके, यस, अभी एक सेक्शन और है जो भी हमें देख लेना चाहिए। रिलेटेड डायरेक्टली तो नहीं है, फिर भी ब्रॉड एस्पेक्ट से जरूर हमें ये कवर करेगा। इट इज सेक्शन 206AB।
ओके, ये सेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन्स को टारगेट करता है। ये कहता है कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन्स को पेमेंट कर रहे हो, मतलब आप स्पेसिफाइड पर्सन को किए जाने वाली पेमेंट्स की वजह से टीडीएस करने के लिए अगर लायबल हो, तो आपने किस रेट से टीडीएस करना है। ये सेक्शन कहता है कि आपने जो रेट अप्लाई करना होगा, दैट इज डबल द रेट दैट इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड और 5% विच एवर इज हायर। समझिएगा, मैं इस सेक्शन को 194Q के साथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन 194Q के ट्रांजेक्शन्स भी इस सेक्शन के दायरे में आएंगे। इसके अलावा 194A, 192 या 192A, 192B, 194J, ये सारे सेक्शंस इस प्रोविजन को, इस पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से हिट होते हैं। ओके, जैसे अगर हम 194A को कहें तो वो सेक्शन कहता है कि आपने 10% से टीडीएस करना है, ओके, बैंक डिपॉजिट के इंटरेस्ट। ओके, अभी अगर वो जिससे आप पेमेंट कर रहे हो वो स्पेसिफाइड पर्सन है, तो आपको डबल द स्पेसिफाइड रेट, मतलब अगर स्पेसिफाइड रेट 10% है तो आपको 20% से डिडक्शंस करने हैं। जो प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज 2 times of the rate that is prescribed और 5% whichever is higher। अभी अगर हम 194Q के संदर्भ में इसे लें तो Q कहता है कि 0.1% से करना है। अगर ये पेमेंट किसी स्पेसिफाइड पर्सन को आप करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाइड दिस 0.1% by 2 और 5% whichever is higher। I guess this 5% will be applicable। ओके, तो 206AA भी हमें ध्यान में, 206AB भी हमें ध्यान में रखना है। स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन है, बड़ा क्लियर कट इन्होंने कहा, ऐसे पर्सन जिनका पास्ट 2 years में जो TCS का अमाउंट है वो हर पिछले 2 साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा है। साथ ही साथ उन्होंने इन दोनों ईयर्स में अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। ओके, उस केस में 206AB एप्लीकेबल होगा। ऐसे पर्सन जिनका पिछले दोनों सालों में TDS प्लस TCS का अमाउंट 50,000 रुपये से अधिक है, साथ ही साथ उन्होंने इन दोनों ईयर्स में अपने ITR फाइल नहीं किए हैं। इवन ITR सेक्शन 1391 में प्रिस्क्राइब्ड जो टाइमली रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट्स होती हैं उस समय सीमा के भीतर फाइल नहीं किया है। मुझे थोड़ा इसे करेक्ट करना चाहिए। सेक्शन 206AB के अनुसार वो स्पेसिफाइड पर्सन्स हो जाएंगे, और इन स्पेसिफाइड पर्सन्स को अगर आप पेमेंट करते हो तो जो भी रेट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट है, उससे दुगना या 5% विच एवर इज हायर आपको चार्ज करना है। आपको उस रेट से, जो रेट उस रेलिवेंट सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड होगा, उसे इग्नोर करते हुए ये वाला जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है वो फॉलो करना है। ओके, ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 194Q हो, सेक्शन 206AA हो या सेक्शन 206AB हो, ये तीनों सेक्शन हमें क्यूमुलेटिवली देख लेने चाहिए। इवन हमारे काफ़ी कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको उनके सप्लायर्स से एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने को कहा जा रहा है। वो लोग काफ़ी परेशान भी हुए कि क्या सर, ये अभी इन्होंने हमें एक फॉर्म दे दिया और 30 जून उसकी डेट प्रिस्क्राइब कर दी कि भाई इस दिन तक ये फॉर्म फिल करके दीजिए। अननेसेसरीली हमारा जो काम का लोड है, जो वर्कलोड है, वो इंक्रीज़ हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। ओके, इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे क्रिटिसाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। कोई चीज़ प्रिस्क्राइब्ड है, हमें उसका कंप्लाइंस करना होगा, नहीं तो वी आर सपोज टू पे पेनाल्टीज, है ना, हम वो सब नहीं चाहते। सीधी सीधी बात करें, जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स वो हमसे मांग रहे हैं, वो इस वजह से मांग रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास पेन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें ये पता हो कि वो किस रेट से TDS करें। अच्छा, साइड बाय साइड एक सेक्शन और है जो मुझे ज़रूर यहाँ रिफ़र करना चाहिए, सेक्शन 206C1H। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनफैक्ट ये सेक्शन 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल कर दिया गया है। ये सेक्शन ऐसे सेलर्स से TCS एक्सपेक्ट करता है।
ओके, जो सेक्शन 194 क्यू है ये बायर को टारगेट कर रहा है, सेक्शन 206 C1H सेलर्स को टारगेट कर रहा है। ये सेक्शन उन सेलर्स से एक्सपेक्ट करता है कि उन सेलर्स मतलब ऐसे सेलर्स जिनका उस ईयर जिस ईयर में ये TCS उन्हें करना है उसके पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे सेलर्स अगर 50 लाख से ज़्यादा का अगर सेल कर रहे होंगे तो उन्हें TCS करना है। रेट वहाँ पर भी 0.1% है। ओके, अगर पेन अवेलेबल नहीं होगा तो 2% हो जाता है। ओके, उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो सामने वाले का TCS करें। अभी यहाँ अगर वो सेलर की पोजीशन में है, उन्हें पता होना चाहिए कि भाई सामने वाले के पास पेन है या नहीं है। इसी तरह से अगर हम 194Q की बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए सामने वाले के पास पेन है या नहीं, अदरवाइज हमें 206AA की वजह से जो प्रिस्क्राइब रेट होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, हमें उनको फॉलो करते हुए TDS या TCS करने होंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी हो कि हम बेहतर हो, मैं कहूँगा कि हम सामने वाले से एक डिक्लेरेशन ले लें, उसके साथ में अगर पॉसिबल हो तो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस ले लें, ताकि हम पर बात ना आए। अगर हमसे एक्सपेक्टेड है कि पेन अवेलेबल ना होने पर हमें हायर रेट से TDS करना है तो हम वैसा कर पाएँ। ओके, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो हमसे डिक्लेरेशंस लिए जा रहे हैं, वो मेरी समझ में वन टाइम एक्सरसाइज है। आगे ये सेक्शंस स्मूथली ऑपरेट कर पाएँ, इसे इंश्योर करने के लिए ये बेहतर है कि हम उन जगहों पर कोऑपरेट करें। हम चाहें तो इन चीज़ों को एक बार अपने सिस्टम में प्रॉपरली सेव करके रख लें, जहाँ जैसा मांगा जाए हमारा काम आसान होगा। अगर हम वर्ड फॉर्मेट में ये डिक्लेरेशंस अवेलेबल करवा लेते हैं तो फिर हमें केवल कॉपी और पेस्ट करना होगा। बहुत जगहों पर वो आपसे ये भी मांगते हैं कि भाई आपने पिछले 2 ईयर्स में अपने रिटर्न्स फाइल किए हैं, यानी कुछ जगहों पर उनसे उनके एक्नॉलेजमेंट्स मांगे जा रहे हैं, कुछ जगहों पर उनसे पिछले 2 साल के ITR मांगे जा रहे हैं। कई बार ये आपसे डिक्लेरेशंस में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप बताएं कि पिछले 2 ईयर्स में आपके TDS प्लस TCS के अमाउंट्स क्या 50,000 से ज़्यादा के थे। तो ये सब चीज़ें क्यों मांगी जा रही हैं? इन चीज़ों को जो डिमांड किया जा रहा है उसका बेस जो है वो, अगर हम सेक्शन 194Q और सेक्शन 206 C1H को अच्छे से समझ लेते हैं तो शायद हम कोऑपरेट ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा फाइन डाउट आता है कि भाई एक ट्रांजैक्शन में क्या होगा तब जब सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206 C1H दोनों एप्लीकेबल हो। समझिएगा, एक मिस्टर ए हैं जिन्होंने मिस्टर बी को से माल परचेज किया, ए ने बी से माल परचेज किया। अभी पिछले साल अगर ए का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो मिस्टर ए इज लायबल फॉर TDS अंडर सेक्शन 194Q। ओके, ऐसा हो सकता है कि जो सेलर हो उसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, उस केस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 194Q एप्लीकेबल है मिस्टर ए के ऊपर, वो अकॉर्डिंगली TDS करेंगे। ओके, इसका उल्टा भी हो सकता है यहाँ मिस्टर ए का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, मिस्टर बी का टर्नओवर जो सेलर है का टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 206 C1H एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, वो अकॉर्डिंगली उसका कंप्लायंस करेंगे। प्रॉब्लम कब आएगी? तब जब दोनों के टर्नओवर, मिस्टर ए मिस्टर बी हमारे इस एग्जांपल में दोनों के टर्नओवर्स 10 करोड़ को क्रॉस कर जाएं, तब क्या होगा? ओके, क्वेश्चन है कि क्या दोनों उसी ट्रांजैक्शन पर TDS TCS करने के लिए लायबल होंगे? बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है ये, ध्यान दें। पहली चीज़ तो ये क्लेरिफाई किया जा चुका है कि फर्स्ट प्रेफरेंस 194Q की है। मतलब अगर ऐसा कोई सिचुएशन बने जिसमें दोनों को TDS TCS करना हो, उस केस में 194Q को प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब बायर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो TDS करे। अगर किसी वजह से वो TDS नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं
देन सेलर का ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मैं कह रहा हूं, वो चाहे तो मैं नहीं कह रहा हूं, सेलर का ऑब्लिगेशन है कि वो टीसीएस करे। ओके, ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। मतलब आप कई बार ऐसे केसेस भी देख रहे होंगे जिसमें जो सेलर हैं वो बायर से जो डिक्लेरेशन ले रहे हैं उसमें ये भी लिखवा लेते हैं कि भाई क्या आप टीडीएस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ पहले ही मुकर्रर कर ली जाए, ये चीज़ पहले ही तय कर ली जाए कि टीडीएस या टीसीएस होना है ना, टीडीएस होना है या टीसीएस होना है। ओके, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप बायर हैं, आपने 194Q में टीडीएस करना था और आप नहीं करते हैं तो सेक्शन 40A आप पर एप्लीकेबल होगा, जो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इन जगहों पर अगर आपके एक्सपेंसेस हैं और आपने इन जगहों पर टीडीएस करना था, अगर आप नहीं करते हो तो जो भी अमाउंट है उसका 30% आपके एक्सपेंस से डिसअलाउड हो जाता है। ओके, तो भले ही टीडीएस आपने नहीं किया, भले ही सामने वाले ने टीसीएस कर लिया, उस वजह से नॉन टीडीएस का जो कॉन्सिक्वेंस था उससे आप बच गए, तो भी आपका नुकसान है, आपका नुकसान है, क्योंकि आपको जो भी आपकी परचेज है, अगर वो एलिजिबल परचेज है 194Q के लिए, आपने अगर उसका टीडीएस नहीं किया तो आपको सेक्शन 40a में डिसअलाउंसेस, जो भी एक्सपेंस आप अदरवाइज क्लेम करते हैं उसका 30% का डिसअलाउंस जरूर फेस करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ सेक्शंस आपसे डिस्कस किया, आई गेस कि आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और कुछ हद तक आपको समझ में भी आए होंगे। आपको इन सेक्शन से रिलेटेड या इनकम टैक्स में किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ क्वेरीज हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को इसी तरह पसंद करते रहें। थैंक यू।